उर्दन के बाद अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो दौरे के दूसरे मरहले में मिस्र पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका और उनकी अहलिया सुजैन का इस्तकबाल मिस्री सफीर रेदा जकी ने किया। पोम्पियो सदर ट्रंप की हिदायत पर एक खुसूसी मुहिम के तहत मशरिक वस्ता के दौरे पर हैं। काहिरा क़याम के दौरान पोम्पियो मिस्री सदर अल फतह अल सीसी से मुलाकात करने के अलावा एक जलसे से भी खिताब करेंगे। माना जा रहा है कि इसके जरिए वो बराह रास्त आलम इस्लाम में से मुखातिब होंगे और उन गलतफहमियों के इजाले की कोशिश करेंगे जो अमेरिका को लेकर के आलम इस्लाम बिलखुसूस आलम अरब में पाई जाती है। वाज़ेह हो कि 2009 में इसी तरह की एक कोशिश साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जामिया अजहर से की थी। और पोम्पियो मिस्र से बहरीन जाएंगे, उसके बाद उनका कतर, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत जाने का भी प्रोग्राम है। काहिरा से कबल अमेरिकी वजीर खारजा बगदाद में भी रुके। पोम्पियो का ये प्रोग्राम गैर एलानिया था और बगदाद में उन्होंने इराकी सदर इब्राहिम सालेह, वजीर आजम और कानून साज काउंसिल के लीडरों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इराक की मौजूदा सूरत हाल और शाम से अमेरिकी फौज के इनखला पर चर्चा हुई। शाम और अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी के ऐलान के बाद इराक में भी इसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। इस हवाले से जब पोम्पियो से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इब्राहिम सालेह ने अमेरिकी फौज की इराक में मौजूदगी की पुरजोर हिमायत की। ख्याल रहे कि इराक में इस वक्त 5000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी तैनात हैं। बगदाद के अलावा पोम्पियो इरबिल भी गए और सूबाई हुकूमत के आला लीडरान से मुलाकात की। यह दौरा भी गैर एलानिया था। इरबिल में उन्होंने इराकी कुर्दिस्तान के नए सदर नेशीरवान बरजानी और वजीर आजम मसरूर बरजानी से मुलाकात की। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पोम्पियो के इराक दौरे की तस्दीक तब तक नहीं की गई जब तक वो बगदाद के लिए रवाना नहीं हुए। साफ है कि इसे आखिरी वक्त में तरतीब दिया गया या फिर किसी खास मसलहत के साथ इसकी पहले जानकारी नहीं दी गई। पोम्पियो के बगदाद दौरे को साबिका गलतियों की तलाफी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह अमेरिकी फौजियों से मिलने आए सदर ट्रंप साबिका रवायत के बरखिलाफ इराकी लीडरों से मिले बगैर ही लौट गए थे। इराकी हुकूमत ने ट्रंप के इस रवैये की सख्त तनकीद करते हुए इसे सिफारती प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया था। पोम्पियो से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन भी इसराइल के तुर्की का दौरा कर चुके हैं और इसराइल और तुर्की का दौरा कर चुके हैं। जाहिर है कि ये दौरे सियासी मसलहत से खाली नहीं है। दौरे को इस तरह तरतीब दिया गया कि बोल्टन का दौरा खत्म होते ही पोम्पियो का दौरा शुरू होता है। शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के फैसले पर अमल करने से कबल ट्रंप इंतजामिया चाहता है कि हलीफ ममालिक को एतमाद में लेने के साथ साथ तुर्की और कुर्द जंगजुओं का मसला भी हल हो। बोल्टन इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं कर पाया। देखते हैं कि पोम्पियो इस हदफ को किस हद तक तकमील कर पाते हैं। और डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। उनसे हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे इस मौजू पर, इस खबर पर। तो डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पोम्पियो के इराक दौरे की तस्दीक तब तक नहीं की गई जब तक कि वो बगदाद के लिए रवाना नहीं हुए। साफ है कि इसे आखिरी वक्त में तरतीब दिया गया। कैसे इसको हम देखें? देखिए, ये कोई बहुत ही बड़े मौजूद बहस नहीं है कि पहले से इतला नहीं दी गई और फिर बाद में इतला दी गई। असल चीज ये है कि अमेरिकन पॉलिसी के जो नुक्ता नजर है, जो उसका मकसद है इस वक्त, उसको देखने की जरूरत है। और मेरे नजर से अमेरिका जो है इस वक्त एक तरह से रीसेट के पॉलिसी पर गामजन है। वो मशरिक वस्ता के साथ और खासकर अरब ममालिक के साथ अपने तमाम रिश्तों को नजरसानी कर रहा है और उनको, यानी उस खिते में जो एक तरह के फिजा है, जो अमेरिका पर से लोगों का एतमाद तो पहले भी नहीं था। रिजिम्स के हुकूमतें उनके साथ थी, उनकी एतमाद में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो इस वक्त जो है वो एक तरह की यकीन दहानी कराना कि अमेरिका आपके मुफाद के साथ है, जो हकीकत यह है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की ये इस तरह की जो डिप्लोमेसी, सटल डिप्लोमेसी कह सकते हैं, अगर ये जो कर रहा है, उसका एक मकसद ये है कि सीरिया से बगैर अमेरिका अपनी मकसद को हासिल किए बगैर इनखला की बात कर रहा है। लेकिन वो ये देख रहा है कि ये इनखला उस वक्त कर रहा है जब उसके हरीफ ममालिक, चाहे रूस हो या ईरान हो या दीगर हिजबुल्लाह मलेशिया हो, उनकी ग्राउंड रियलिटीज, उनकी सीरियन ग्राउंड पे उनकी मजबूती के साथ मौजूदगी है वहां पे, और अमेरिका के इनखला के सूरत हाल में उनकी मौजूदगी और मजबूत हो जाएगी। तो अरबों को ये भी कहना है, और बहुत वाज़ेह तौर पर उसने पोम्पियो ने कायरो में कहा इस वक्त कि हम ईरान के
बूट ऑन द ग्राउंड इन सीरिया की जो पॉलिसी है उसको हम बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, एक भी फुट को सीरियन ग्राउंड पर नहीं रहने देंगे। तो ये भी एक मैसेज देना है। दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जो है इस वक्त ना सीरिया में और ये लार्जर खिता में उस तरह से अपनी फिजिकल मौजूदगी यानी फोर्स की मौजूदगी न रख पा रहा है, ना वहां से इनखला कर पा रहा है। इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अजीब तरह के डायलेमा में है, अजीब तरह के सूरत हाल से दो चार है। तो ये जो डोमेस्टिक सिचुएशन है अमेरिका का, या अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी जो ट्रंप ने लाया है अमेरिका फर्स्ट करके, तो अमेरिका कंप्लीट आइसोलेशनिज्म में भी नहीं पड़ना चाह रहा है और अमेरिका अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स से आइसोलेट भी करना चाह रहा है। लेकिन ये साबिका गलतियों की तलाफी है क्या? नहीं, साबिका गलतियों की तलाफी नहीं है, इसलिए कि अमेरिका आज तक उस खिते में कोई सही काम किया ही नहीं है कि कहा जाए कि गलतियों की तलाफी है। ओबामा ने भी बहुत ही श्रीव्ड डिप्लोमेट की तरह पेश आया, उसने जितना नुकसान पहुंचाया अरबों को, पिछले कई दहाई में कोई अरब के अमेरिका का कोई परसेंट नहीं पहुंचाया। तो ओबामा की पॉलिसी वही थी जो दीगर अमेरिका के सदर की रह चुकी है, यानी ओबामा ने भी अपने मुल्क का इंटरेस्ट को प्रमोट किया। अगर अमेरिकन कमिटमेंट में अगर एक ही कमिटमेंट है जो उनके अपने 100% वाज़े तौर पर आता है, जिसमें ओबामा भी खरा उतरा और सबसे ज्यादा उतरा, वो इजराइल के साथ कमिटमेंट, ग्रेटर इजराइल बनाने का जो प्रोसेस है, जो उनकी मकासद है उसका कमिटमेंट, ज्यूइश पोटेशन का कमिटमेंट। आप देखें पोम्पियो आज जिस तरह से स्पीच दे रहा था कैरो में, वाज़े तौर पर वो ईरान को कह रहा था कि इजराइल को कह रहा था कि इजराइल को हक है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे, अपने डिफेंस करे। और अगेंस्ट इजरायली एग्रेशन, इरानियन एग्रेशन, कौन ऐसी इरानियन एग्रेशन हो रही है भाई? ठीक है, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सौराज साहब इस खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफीर मार्टिन ग्रिफिथ यमन में क़याम अमन को लेकर पुरउम्मीद हैं। गुज़िश्ता दिनों यमन में हौसी और हुकूमती एहलकारों से मुलाकात करके वापस लौटे ग्रिफिथ ने कहा कि फ़रीक़ैन मुआहदे के बड़े हिस्से पर अमल पैरा हैं, लेकिन उनका मानना है कि मजीद पेशरफ्त के लिए दोनों ग्रुप को लचीला रुख अख्तियार करना होगा। वाज़ेह हो कि अल होदीदा पोर्ट का कब्जा फ़रीक़ैन में इख्तलाफ का सबब बना हुआ है। ये वजह है कि ग्रिफिथ पिछले दौरे में अल होदीदा भी नहीं गए। सलामती काउंसिल के सामने यमन दौरे की रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मुआहदे के नाफिज होने के बाद तशद्दुद के वाक़यात में तदरीजन कमी आ रही है, लेकिन अल होदीदा के हालात से वो ज्यादा मुतमईन नहीं है। उनका मानना है कि अगले दौर की बातचीत से कबल इस सिमत में खासा काम करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फरीक़ैन के माबैन अगले दौर की बातचीत होगी। Report that both sides have largely adhered to the ceasefire we agreed in Stockholm in Hodeida Governorate that entered into force on the 18th of December. And that there has been a significant decrease in hostilities since then. The message that I have been receiving, particularly from the parties, but also from key member states and those with an interest in peace in Yemen, has been consistent in these past days. And it is this. It is that we must implement what was agreed in Sweden and show. और सलामती काउंसिल में रिपोर्ट रखने से कबल मार्टिन ग्रिफिथ ने सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करके उन्हें यमन की सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल से अल होदीदा और उसके बंदरगाहों पर 6 माह के लिए 75 मुबस्सरीन की तैनाती का मुतालबा किया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि फायर बंदी और फोर्सेस की निगरानी के लिए जरूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी टीम अल होदीदा में मौजूद रहे। सेक्रेटरी जनरल के इस मुतालबे पर सलामती काउंसिल को 20 जनवरी से पहले कोई फैसला करना होगा। वाज़ेह हो कि मुआहदे की मंजूरी के वक्त सलामती काउंसिल ने जिस तजावीज़ पर अमल करने की हिदायत दी थी उसकी मुद्दत 20 जनवरी को पूरी हो रही है। सलामती काउंसिल ने अपनी हिदायत में एक निगरानी टीम की तकर्रुरी की बात कही थी। इस बीच आज हौसी जंगजुओं की जानिब से हुकूमती फौज पर ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला लहाज सूबे में उस वक्त हुआ जब यमनी फौज के जवान परेड में शामिल थे। हमले में कई लोगों के हलाक होने का इम्कान है। सऊदी और हौसी दोनों ज़राए अबलाग ने इस हमले की रिपोर्ट की है और खबरों के मुताबिक मिलिट्री बेस में चल रहे परेड के दौरान अचानक धमाका हुआ। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमले में यमनी फौज का एक सीनियर एहलकार भी जख्मी हुआ है। सऊदी मीडिया के मुताबिक हमले में
5 अफराद हलाक हुए हैं। हौसी मीडिया ने कहा कि पोडियम में बैठे फौजी अफसरान को निशाना बनाकर यह हमला किया गया और यह पता नहीं चल सका है कि हमले के वक्त सऊदी अरब और यूएई के फौजी अफसरान वहां मौजूद थे या नहीं। शौकत भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ऐसा लग रहा है कि कुर्द जंगजू इस वक्त खित्ते की सियासत में सबसे अहम होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुर्द नहीं, हौती जंगजू हौती जंगजू, बिल्कुल हौसी जंगजू, माफ कीजिएगा, हौसी जंगजू। जी 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 देखिए, असल में अब जब ये पीस प्रोसेस की बातचीत चल रही है जी, तो जब तक सही टीम का सिलेक्शन वहां पर नहीं हो जाता है ये खेल चलेगा, क्योंकि हमले तो अभी रुके नहीं हैं और हौती के भी बहुत से टॉप लीडर्स और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। उनको जहां मौका मिलेगा उसका वो बदला लेंगे और इस वक्त ही सब अपनी अपनी पावर को भी दिखा रहे हैं और उसके साथ नेगोशिएशन की बातचीत भी हो रही है। हो ये रहा है कि उस टीम के अंदर जो यूनाइटेड नेशन की टीम आएगी तो उसमें अब ये देखना है कि कौन से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का और इस्राइल का खुला हुआ सपोर्ट सऊदी अरेबिया का है और यूएई को है। तो अगर टीम में उस तरह के लोग आ रहे हैं जो एक दूसरे की तरफ यानी पीस प्रोसेस से ज्यादा किसी कंट्री को अगर सपोर्ट करने की बातचीत चाहते हैं तो फिर वहां पर पीस प्रोसेस नहीं चल पाएगा। इसलिए रशिया का इसके अंदर इंटरफेरेंस करना, अभी एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशन का रशिया के साथ मिलने के लिए गया भी है। तो अगर रशिया और न्यूट्रल लोग, वो लोग जो वाकई चाहते हैं कि वहां पर एक पीस मेंटेन हो जस्टिस के साथ में, क्योंकि बगैर जस्टिस के पीस मेंटेन नहीं हो सकता। जब अगर कोई पार्टी बन जाएगा, चाहे वो यमन की तरफ से कोई पार्टी बन जाए और ईरान वगैरह ये सब, और चाहे वो इधर से पार्टी बन जाए, तो पार्टी बनकर ये पीस नहीं हो सकती। यमानीज क्या चाहते हैं, वहां की पब्लिक क्या चाहती है, उसको सामने रखकर अगर यूनाइटेड नेशन सही ढंग से वहां पर पीस कराएगा तो पीस दोनों चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चाहते। यह है इस वक्त की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। शौकत भारती साहब हमारे साथ फोन लाइन पर थे। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं के साथ मुमकिना बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद होने की उम्मीद जाहिर कर रही है। शाम के नायब वजीर खारजा फैसल मकदाद ने दमिश्क में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हम बेहतर नतीजे को लेकर पुरुम्मीद हैं। वाज़ेह हो कि कुर्द जंगजू रूस की वसातत से शामी हुकूमत के साथ, खासतौर से वसातत के साथ शामी हुकूमत के साथ सियासी मुआहदे की कोशिश में हैं और इस हवाले से कुर्द जंगजू मुस्तकिल रूसी वजीर खारजा के राब्ते में हैं। ये सारा अमल शुमाली सरहद पर कुर्दी फौज और उसके हामी जंगजुओं की पेशरफ्त और खासतौर से अमेरिकी फौज के इनखला का नतीजा है, जिसके जेर असर कुर्द जंगजुओं को शामी हुकूमत से मदद मांगनी पड़ी। अमेरिकी हिमायत याफ्ता कुर्द जंगजू स्वात के शुमाली इलाकों पर काबिज है। यह ग्रुप बशर अल असद हुकूमत का मुखालिफ था। नायब वजीर खारजा ने कहा कि बदले हुए हालात में बेहतर नताइज निकलने के इम्कान है। उन्होंने कुर्द जंगजुओं के इस ऐलान का भी खैर मकदम किया कि वो शामी ममलकत का हिस्सा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमती सतह पर इन मुज़ाकरात की हौसला अफजाई जारी रहेगी। इधर ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जावेद जरीफ ने मगरबी ममालिक की तनकीद करते हुए कहा कि तरक्याती उमूर पर सिर्फ उनकी ही इजारादारी नहीं है। नई दिल्ली में चौथे रशियन डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में ये रवाज आम हो चुका है कि तमाम मसाइल के लिए मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील करते हुए कहा कि मुबैना सलामती के नाम पर दूसरे मुल्कों को गैर महफूज बनाने की कोशिश न की जाए। ईरानी वजीर खारजा इस वक्त 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं। It is a great pleasure to participate in the 2019 Raisina Dialogue. Allow me to thank the people and government of India and the Observer Research Foundation for their hospitality and excellent arrangements, and for providing this opportunity to engage in a dialogue on a world reorder. I think these two pivotal concepts, dialogue and world reorder, are very apt for our contemporary situation and deserve serious attention.
इधर सऊदी अरब ने खाम तेलों के ज़खायर में इजाफे का ऐलान किया है। हालांकि ये इजाफा बेहद मामूली है, लेकिन ऐसा पहली दफा हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाम तेल सप्लाई करने वाले सऊदी अरब ने इस तरह का कोई आदाद शुमार जारी किया है। यह ऐलान एक आजाद एजेंसी की ऑडिट रिपोर्ट के बाद किया गया है। गुज़श्ता कई सदियों से हुकूमत की जानिब से इसे सेगराज में रखने की कोशिश की गई थी। सऊदी अरब में मौजूद खाम तेल के ज़खायर आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसकी तफसीलात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं लाई गई थी। माना जा रहा है कि हुकूमती ऑयल कंपनी सऊदी अरामको की निचकारी की जानिब यह पहला कदम हो सकता है। वज़ीर तवानाई खालिद अल फली के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 268.5 बिलियन बैरल खाम तेल है और 324.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मौजूद हैं। Kingdom's total is 268.5 billion barrels of oil, and the gas is 324.2 trillion standard cubic feet of gas. So in line with best practices, DNM certified not 100% but a significant percentage of Saudi Aramco's or the reserves in the Saudi Aramco concession area, including all of the major reservoirs in that area, and found that in addition to what Aramco had booked, which was 210.9. इधर लेबनान में पनागुज़ीन कैंपों में रह रहे शामी मुहाजिरीन इस वक्त सर्दी की शिद्दत से बेहद नाजुक हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अरसाल में बने आरजी कैंपों में रह रहे हजारों पनागुज़ीनों ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है। वाज़ेह है कि लेबनान में बर्फबारी के सबब इन दिनों जबरदस्त सर्दी पड़ रही है और पनागुज़ीन भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। कैंप के आसपास काफी बर्फ जमी हुई है। पनागुज़ीनों ने कैंप की मौजूदा हालत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की और लोगों से मदद की अपील की है। इधर सूडान में जारी सरकार मुखालिफ मुजाहरा दिन ब दिन पुरतशद्दुद होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन मुजाहरों की वीडियो खूब वायरल हो रही है। ऐसी एक तस्वीर में हिफाजती दस्तों को मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें उम्दरमान की बताई जा रही हैं। मुजाहरे में सैकड़ों अफराद शामिल हुए और हालिया हफ्तों में ये सबसे बड़ा मुजाहरा है। मुजाहिरीन सदर उमर अल बशीर के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन आज़ादी, अमन, इंसाफ और बगावत हमारा बुनियादी हक का नारा लगा रहे थे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस के साथ साथ स्टन ग्रेनेड और प्लास्टिक बुलेट का भी इस्तेमाल किया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 3 हफ्तों से जारी मुजाहरों में अब तक 800 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत कुल 19 लोग मारे जा चुके हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी मुलाकात के अज़्म का इजहार किया है। बीजिंग दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी शुमाली कोरिया के इस इक़दाम का खैर मकदम और भरपूर तायद करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तनाज़े के हल के लिए मुताल्लिका फरीक शुमाली कोरिया की तशवीश को पूरी संजीदगी से लेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर तफसीली चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पूरी तरह पाक करने के मसले पर दोनों लीडरान ने इत्तेफाक की राय का इजहार किया। रवानगी से कबल किम जोंग ने टांगिंग टांग प्लांट का भी दौरा किया, जहां पर रवायती चीनी दवाएं तैयार की जाती हैं। दौरे के दौरान किम जोंग ने चीनी सदर को शुमाली कोरिया भी आने की दावत दी। शुमाली कोरियाई मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने यह दावत कबूल कर ली है। किम जोंग का मौजूदा चीन दौरा कई लिहाज से शुमाली कोरिया के लिए सूदमंद साबित हुआ है। सियासी और हुकूमती सतह पर दोनों मुल्कों की कुर्बत जगजाहिर है, लेकिन इस दौरे के दौरान इसे मजीद वुसअत देने की पहल की गई है। बीजिंग में शी जिनपिंग और किम जोंग की मुलाकात के दौरान इस बात का अज़्म किया गया कि हुकूमती सतह के साथ साथ पार्टी सतह पर भी बाहमी ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। मीटिंग के दौरान वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माबैन बेहतर तालमेल और ताउन का इरादा भी जाहिर किया गया। वाज़ेह हो कि शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और चाइना के
चेयरमैन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, और किम जोंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के चेयरमैन है। बीजिंग होटल में हुई मुलाकात के दौरान दोनों लीडरान के बीच बाहमी उमूर पर चर्चा की गई। चीनी सदर ने किम जोंग को यकीन दिलाया कि शुमाली कोरिया के मफाद की हिफाजत में चीन हमेशा पेश रहेगा। जैसे कि उम्मीद थी, बरतानी वजीर आजम के ब्रेग्जिट मंसूबे को पहले ही दिन नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। क्रिसमस के बाद शुरू हुए पार्लियामानी सेशन में हुकूमत से ब्रेग्जिट के हवाले से प्लान बी या दूसरी तजवीज पेश करने को कहा गया। पार्लियामेंट ने यह जानना चाहा कि मुआहदा होने की सूरत में, मुआहदा न भी होने की सूरत में हुकूमत के पास दूसरा रास्ता क्या है। वजीर आजम थेरेसा मे अपने साबिका मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि वो लगातार कह रही हैं कि इस हवाले से यूरोपीय यूनियन से गुफ्तशुनी जारी है, लेकिन पार्लियामेंट उनके प्लांट को, उनके इस पॉइंट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर वो पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल नहीं कर पाई तो ब्रेग्जिट के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पार्लियामेंट ने नई तजावीज़ के हक़ में 308 वोट डाले, जबकि उनकी मुखालफत में 297 वोट पड़े, और इसके लिए हुकूमत के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसके पहले इसके लिए 21 दिन की मोहलत दी गई थी। Make it clear that we don't like the deal, and we'd prefer to stay in the EU. And we're looking to have independence on the 29th of March this year, as enshrined in British law. And we expect the MPs who are debating the matter in the House of Parliament today to honour our democratic rights and the will of the. Mrs May loses the vote next week, then she must rule out no deal. I think the result, the economic consequences of the country will be pretty catastrophic, and that's what we assume. I think she also should allow Parliament the ability to amend what she comes forward with, and you ought to give the people the final say. You know, this all began with democracy. It mustn't end in a stitch-up. गुज़िश्ता 19 दिनों से समंदर में फंसे अफ्रीकी नजाद मुहाजिरीन को बिलाखिर खुश्की पर कदम रखने का मौका मिल गया। सी वॉच 3 की अपील के बाद माल्टा हुकूमत ने इस जहाज को अपने साहिल पर लंगरअंदाज होने की इजाजत दे दी। जहाज में कुल 49 मुहाजिरीन सवार थे। इनमें से 32 अफराद को गुज़िश्ता 22 फरवरी को लीबिया के साहिल से बचाया गया था, जबकि एक हफ्ते बाद 17 अफराद को एक दूसरी रेस्क्यू टीम ने बचाया था। आपको बता दें कि इससे कबल माल्टा की बहरी फौज ने 249 लोगों को समुद्री लहरों से बचाकर अपने यहाँ पनाह दी थी। शटडाउन और सरहदी दीवार की तामीर के लिए फंड, ये दोनों अमेरिकी सियासत में एक न सुलझने वाले मुद्दे बनते जा रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि इसके मुस्तकबिल करीब में इसके हल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ इसे लेकर के हुकूमत और अपोजिशन में तलखी भी बढ़ती जा रही है, और तलखी इस हद तक पहुंच चुकी है कि मामले के हल के लिए बुलाए गए इजलास के दौरान अमेरिकी सदर नाराज होकर मीटिंग से चले गए। फंड जारी करने पर डेमोक्रेट के इनकार पर सदर ने इस मामले पर आगे बातचीत से इनकार कर दिया। We talked about a couple talked about strategy, but they're with us all the way. Mr. President, what about the idea of? I mean, I just want, because the fake gives the fake news, and I just want to tell you that he thinks maybe they could just ask their father for more money, but they can't. And we think that the collateral damage that he is causing by well, I'm going to yield to the leader to talk about that, but I would say this. If you don't understand financial insecurity, then you would have a policy that takes pride in saying, I'm going to keep government shut down for months or years, unless you totally agree to my position. Well, unfortunately, the president just got up and walked out. He asked Speaker Pelosi, will you agree to my wall? She said no. And he just got up and said, then we have nothing to discuss, and he just walked out. और लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर कांगो में इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इंतखाब में अपोजिशन लीडर फेलिक्स शिस्केदी फातेह करार दिए गए। वाज़ेह है कि हुकूमत की तश्कील के लिए गुज़िश्ता 30 दिसंबर को कांगो में आम इंतखाबात हुए थे, और 1960 में आज़ादी मिलने के बाद ये पहला मौका है जब मुल्क में जमहूरी तरीके से कोई हुकूमत इक़्तिदार में आई है। हालांकि नताइज को लेकर के मुखालफत भी शुरू हो गई है और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांगो कैथोलिक चर्च ने मार्टिन फयोलू की जीत का दावा किया है।
आलमी दर्जाबंदी में नंबर 2 की पोजीशन पर काबिज राफेल नडाल के मद्दाहों के लिए एक अच्छी खबर है। इंजरी से उबर रहे नडाल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर वो इस वक्त काफी बेहतर हालत में है। फास्ट 4 में शिरकत कर उन्होंने अपनी फिटनेस साबित भी कर दी है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल अमेरिकी ओपन के दौरान चोट के सबब वो सेमीफाइनल मुकाबले के दरमियान ही मैच से हट गए थे। साल का पहला ग्रैंड स्लैम आइंदा हफ्ते पीर से शुरू होगा। तो नाजरीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ। वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही।